नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, मतलब पहले हम विकास उसे कहते हैं डेवलपमेंट, इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण जन्म से भी पूर्व गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते। जैसे कि शारीरिक विकास वयस्कावस्था शुरू होने पर रुक जाता है, पूर्ण हो जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है: गर्भावस्था जन्म से पूर्व, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। विद्यार्थियों, अब हम लर्निंग के पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था में विकास एवं अधिगम, यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसे नींव की अवस्था भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण, दूसरों को देखकर करना के द्वारा ज्यादा सीखते हैं। भाषा विकास के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था है। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था जन्म से आरंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है, परंतु सीखने का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। किशोरावस्था में विकास एवं अधिगम, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। अगला है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। 2, किशोर अवस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। 3, बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। 4, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। 5, बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। 6, विकास बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी भी आ जाते हैं। अब बाल विकास के सिद्धांत देखते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, इसका अर्थ है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। सेकंड है वैयक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का अंतर। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र, किसी का धीमा, किसी का उच्च तो किसी का निम्न हो सकता है। थर्ड, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है। इसके अनुसार विकास का अपना एक क्रम होता है जो बदला नहीं जा सकता और सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है। उदाहरण जैसे कि प्रत्येक बालक पहले रोना, ध्वनि उत्पन्न करना, वाक्यांश बोलना, फिर पूरे वाक्य बोलना सीखता है। कोई भी बच्चा पहली ही अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता। 4, विकास की गति की भिन्न भिन्न दर है। इसका अर्थ है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विकास की गति भी बदलती रहती है। जैसे कि शैशवावस्था में यह गति तीव्र होती है, उसके बाद धीमी होने लगती है और फिर किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाती है।
5 है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका अर्थ यह है कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया के सामान्य रूप को सीखता है, उसके बाद विशिष्ट, जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है और धीरे धीरे वह केवल एक अंगुली तथा अंगूठे की मदद से एक बारीक पेपर को भी उठाना सीख जाता है। 6 परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके अनुसार सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नंबर 7 एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उदाहरणार्थ, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास एक दिशा में चलता है। इसके 2 भाग है। मस्तादुन्मुखी सिद्धांत अर्थात विकास सिर से पैर की ओर होते हैं। पहले बच्चा गर्दन संभालता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, खड़े होकर सहारे से चलना और फिर बिना सहारे के चलना। निकट दूर नियम। इसके अनुसार रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है, जैसे पहले कंधे का, फिर हाथ का और अंगुलियां का। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। वृद्धि और नंबर 10 वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात बालक का विकास कैसे होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता से वंशानुक्रम में कैसे गुण मिले हैं तथा वह कैसे वातावरण में रह रहा है। इस सिद्धांतों का शिक्षा में महत्व है। इन सिद्धांतों से शिक्षा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उसके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग कर सकता है। शिक्षार्थियों के सीखने का क्या तरीका है यह जानने में शिक्षक को सहायता मिलती है। शिक्षक इन सिद्धांतों को जानकर बच्चों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कर सकता है। अगला है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अगला पॉइंट है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता का अर्थ माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम हेरिडिटी कहलाता है। इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। मानव कोश सेल में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों, लगभग 3000 की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती है। आनुवंशिकता का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। शारीरिक बनावट। आनुवंशिकता का सबसे गहरा प्रभाव शारीरिक बनावट पर पड़ता है, जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, रंग बाल, आंखों का रंग आदि सब कुछ आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की संतान कम बुद्धि की होती है। अगला है व्यक्तित्व पर प्रभाव। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा यह भी उसके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता गुणों पर निर्भर करता है, यद्यपि इन सभी में वातावरणीय प्रभाव भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार आदि भी आनुवंशिक गुणों के आधार पर होते हैं। अब है वातावरण का अर्थ। आनुवंशिकता का अर्थ और उसका प्रभाव हो गया। अब है वातावरण का अर्थ। हमारे चारों ओर कुछ भी है
जो कुछ भी है, जैसे प्राणी, मनुष्य, परिवार, समाज, जल, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, सामाजिक स्थितियां, सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम वातावरण का प्रभाव पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला है शारीरिक लक्षण। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग काले, आलसी, कम परिश्रमी तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। यह वातावरण का प्रभाव है। नंबर 2 है बुद्धि पर प्रभाव। अनुवंशिक गुण अच्छे होने पर भी यदि वातावरण अच्छा नहीं मिला तो बुद्धि कम हो सकती है। इसलिए अच्छे विकास के लिए अनुवंशिकता के साथ साथ अच्छा वातावरण भी आवश्यक है। 3 व्यक्तित्व पर प्रभाव, 4 शिक्षा पर प्रभाव, 5 मानसिक विकास पर प्रभाव, 6 स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसी प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है अति महत्वपूर्ण बिंदु। बालक व्यक्ति का विकास अनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे से पूरक है। अनुवंशिकता तथा वातावरण इस प्रकार सम्मिलित है कि इन्हें अलग करना असंभव है। बालक के प्रत्येक विकास में अनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। जब भी एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस हो, केवल अनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, इस तरह, तो तब आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम सामाजिकरण की प्रक्रिया इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण का अर्थ। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को जानता है, सीखता है और उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। अगला है सामाजिक मापदंड। सामाजिक मापदंड समाज में सही और गलत की पहचान, यह जानना कि कौन से कार्य सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं है, दूसरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, अपने वातावरण का संरक्षण करना, सामाजिक संबंध प्रस्थापित करना आदि। अब बालक का सामाजिक विकास में सहायक कारक। बालक का सामाजिक विकास में सहायक कारक, निम्नलिखित कारक बालक के सामाजिकरण में सहायता करते हैं। अर्थात बालक इन सबसे सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है। परिवार, माता पिता, दोस्त, साथी, पड़ोस, समाज, स्कूल, शिक्षक, समुदाय, मनोरंजनात्मक उपकरण जैसे टीवी, लैपटॉप आदि, धर्म, संस्कृति। नोट, उपरोक्त मुख्य है। जैसे बालक अपने पास की प्रत्येक वस्तु, स्थितियों से सीखता है, परंतु कुछ परिस्थितियां नकारात्मक भी होती है। महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। सामाजिकरण में माता पिता तथा परिवार की भूमिका प्राथमिक होती है। सबसे अधिक गहन एवं जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था में होता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया, इस पॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है, अब है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय जानने की आवश्यकता है। पहले है अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसकी 2 उप प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है आत्मसातीकरण। जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। सेकंड है समायोजन। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है। सेकंड है स्कीम्स।
व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे बच्चे का स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक करना आदि स्कीम्स का उदाहरण है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। अन्य नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, स्तर संवेदी प्रेरक अवस्था, चरण और स्तर संवेदी प्रणोद अवस्था। विशेषताएं में जन्म से 30 दिन तक बच्चा केवल प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जैसे चूसना। 1 से 4 महीने में बच्चा इन प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराता है। 4